हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो सीरीज़ आज हम जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये पार्ट 4 आपका होगा। आई थिंक 3 वीडियो मैंने इस सीरीज़ में आपको प्रोवाइड कर दिया और ये पार्ट 4 होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 56 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी में जो स्थल मंडल वाला आपका सेक्शन है उसके अंतर्गत हमने किया था और यही जो है आपका आगे बढ़ेगा। इसमें हम कम से कम 200 क्वेश्चन कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो स्थल मंडल वाला सेक्शन होता है। वैसे जब आप हायर में एजुकेशन करने जाते हैं जैसे पीजीओजी, तो वो सारा कुछ सेपरेट आपका होने लगता है। जैसे स्थल मंडल को आपका जो मॉर्फोलॉजी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जो वायुमंडल वाला सेक्शन है उसको क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद से जो आपका जलमंडल वाला भाग होता है उसको ओशिनोग्राफी के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन बात वही है, बस थोड़ा सा उसको डिवाइड करके और भी ब्रॉड में जो है उसकी स्टडी की जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे सेक्शन से वो सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल में स्थल मंडल से जो है हम सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन अपने आप में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम जो टारगेट में है वो आपके मैंने बता ही रखा है पिछले वीडियो में। जो आपका पीजीटी हो गया, इसके साथ ही साथ टीजीटी हो गया यहाँ पर, और आपका 6 to 8 एग्ज़ाम जो आपका होता है उसमें जीके बेस में ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। 1 to 5 हो गया। इसके साथ ही साथ अभी करंट टाइम में जो आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाले हैं जिसमें आपके 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कहीं और से प्रश्न नहीं आते, प्रश्न इसी जो है किताबों से ही आते हैं। बस पूछने के शब्द या शैली अलग अलग तरीके से हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, और क्वेश्चन देखिए ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको किस बोर्ड के द्वारा या किस आयोग के द्वारा ये प्रश्न पूछे गए, किन परीक्षाओं में, वो सामने दिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो 57 में ये बोला जा रहा है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो याद रखना है संसार का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका सांटो एंजल, ठीक है, एंजल जलप्रपात के नाम से जिसको जाना जाता है। ये वेनेजुएला में आपका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये किस नदी के ऊपर ये जो जलप्रपात आपका है और कितने मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। चलिए मैं इसकी ऊंचाई बता देता हूँ, बाकी किस नदी पे ये स्थित है ये आप मुझे बताइएगा। इसकी ऊंचाई है आपका 979 मीटर, ये जो आपकी इसकी ऊंचाई है, याद रखना है आपको। नदी किस नदी पे ये जो है आपका जलप्रपात है ये आपको बताना है। तो अभी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 58, पूछा जा रहा है कि जो प्रपात मतलब श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी है, मतलब कौन सा यहाँ पर पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो आपको बताने की कोशिश करनी है यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका अपलेशियन पर्वत जो है इन सभी से भिन्न है। अल्पास, एंडीज, हिमालय, फोल्डेड माउंटेन के अंतर्गत ये आपके आते हैं। अपलेशियन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इस तरीके से जैसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपके अरावली आती है, उसी के समकक्ष जो है अपलेशियन को भी माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये आपको इन चारों में से बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मोरक्को एटलस पर्वत जो है, इसमें आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा क्योंकि मोरक्को के अंदर ये एटलस पर्वत आपका आता है। बाकी ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। तेजी के साथ हम बढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं कि 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये आपको बताना है। तो कनाडा और अमेरिका के मतलब बॉर्डर पे लगभग 5 झीलें हैं जिसमें से एक झील जो है पूर्णतः जो है आपके अमेरिका के अंदर पड़ती है, वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है और ये एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है ये 5 झीलों के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मिशिगन। मिशिगन झील जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आपके अमेरिका के अंतर्गत पड़ती है और इसमें आपका ह्यूरॉन, ईरी और भी जो 2 झीलें हैं इसके अंतर्गत आती हैं, इन 5 झीलों के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, पैटरनस्टर झील का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम के द्वारा होता है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका हिम नदीय सोपानों के ऊपर निर्मित जो झील होती है, जैसे कि आपका ये
हो गया, इस पे बर्फ आपका इस तरीके से जमा हुआ है। तो इन्हीं के सोपानों पे इस तरीके से आपकी जो झील बन जाती है उसको पैटर्नस्टर झील यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 आपका हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन घास के मैदान नहीं है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सेल्वास जो है घास के मैदान नहीं है, एक प्रकार का फॉरेस्ट है। बाकी स्टेपी आपके घास के मैदान है, लानोज भी घास का मैदान है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में ये घास का मैदान मिलता है। और यहाँ पर स्टेपी जो है आपका मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में ये जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। लानोज जो आपका हो गया दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन काष्ठ स्थल आकृति के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपको बताना है। यानी चूना प्रधान प्रदेशों में जो विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ बनती हैं उसके अंतर्गत कौन सी ऐसी आकृति है जो नहीं आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वो है कैटल हाल जो है चूना प्रधान प्रदेशों के अंतर्गत बनने वाली स्थल आकृतियों में नहीं आती है, जिसमें आपका कैरन आती है। अंध घाटी आपको पता ही है, अचानक से नदियाँ नीचे गुजर जाती हैं और चूना से जो रिलेटेड सारे आपके आसपास के रॉक्स होते हैं उनको गला देती है पानी से और अंदर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है। स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है, कंदरा है। इस तरीके से ये चूना प्रधान प्रदेशों में आपको देखने को मिलता है। ये वाला भी आपका वहीं की स्थलाकृति है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो है आपका कोलोराडो पठार आता है। अगर क्वेश्चन बना के इससे पूछे कि कोलोराडो पठार किस देश में स्थित है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये आपको याद रखना है। आइए इसमें आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। एसएससी जो है कि एग्जाम में पूछा जा चुका है 1995 के आसपास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्राकाटोआ मलेशिया में। तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि जो क्राकाटोआ आपका है वो सुमात्रा व जावा द्वीप के मध्य सुंडा के पास आपका स्थित है। बाकी फ्यूजियामा जो है आपका जापान में स्थित ज्वालामुखी है, एटना इटली में आपका है, बोपा म्यांमार में आपका पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्राकाटोआ कहाँ पर है, सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य जो सुंडा का क्षेत्र आपका है उसी के मध्य आपका स्थित है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी के लेवल की परीक्षाओं में भूगोल विषय से संबंधित पूछे जाते हैं और इसके साथ ही साथ आरआरबी, रेलवे और वनडे एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखना है ये आपका ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जो अपर्दनात्मक क्रिया होती है उसके भी द्वारा और जो निक्षेपणात्मक क्रिया होती है उसके द्वारा भी बहुत सारे स्थलाकृतियों जैसे छत्रक शिला हो गया, मशरूम रॉक हो गया, ड्राइकांटर हो गया, आपका जालीदार शिला हो गया, फिर उसके बाद से सीफ है, स्तूप है। इस तरीके की स्थलाकृतियाँ आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। लेकिन याद रखना है मशरूम रॉक्स जो है मरुस्थलीय स्थलाकृति है। नेक्स्ट जो इसमें है कि पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है आपका पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो याद रखना है आपको कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत इन सभी में से आपका भूतापीय ऊर्जा की विद्यमानता है। यानी कि यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा की जो विद्यमानता है उसी के कारण से पृथ्वी के अंतर्गत मतलब पृथ्वी के अंदर जो है आपके अंतर्जात बल जो है उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं बलों के उत्पन्न होने के सोर्स में जो है बहुत सारी स्टडी की गई, जैसे कि ऊपर की जो प्लेट मूव करती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी इसमें देखने को मिलती है, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। तो ऐसे कौन से बल हैं जो इतने पावरफुल हैं कि इन कॉन्टिनेंट को मूव कर रहे हैं। तो आर्थर होम्स ने जो है संवहन तरंग का सिद्धांत दिया था। नीचे से ऐसे तरंगें निकलती हैं जो आपकी प्लेटों को मूव करती हैं, अपसारी, अभिसारी, रचनात्मक, प्लेट किनारा, इस तरीके से प्लेटें गति करती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। माउंट इरेबस जो है आपका, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है अंटार्कटिका
जो महाद्वीप आपका है वहाँ पर माउंट एरेबस ज्वालामुखी आपका स्थित है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। मतलब वैसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन आबादी ना के बराबर है, यानी ह्यूमन आबादी निवास नहीं करती। अंटार्कटिका पे शोध संस्थान बहुत सारे वहाँ पर हैं और जो जीव जंतु रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो रहते हैं, लेकिन ह्यूमन का वहाँ पर बसावट या पूरा जो कहते हैं घर बनाकर रहने का स्थिति पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि वहाँ पर माइनस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो माउंट एरेबस अगर आपसे पूछे ज्वालामुखी कहाँ, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग अवसादी सेल से ढका हुआ है? भूपृष्ठ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 75% जो है आपका अवसादी सेलों से ढका हुआ है, जो ऊपरी क्रस्ट वाला भाग है। अगला प्रश्न इसमें हम देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योग कितना है? जो भूपृष्ठ की बनावट है उसमें सेडिमेंटली जो रॉक हैं उनका योगदान कितना है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है 5% का योगदान है, क्योंकि सबसे बड़ा जो भाग है वो मेंटल वाला पार्ट आपका होता है स्थलमंडल के अंतर्गत। तो अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन सी होती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड एक तो निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसके साथ ही साथ आपका ये जल वाष्प होता है। ये अक्सर पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में, तो याद रखना है कि ये 4 चीज़ें आपकी ज्वालामुखी के अंतर्गत बाहर निकलती हैं जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। इसके साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे कण भी बाहर निकलते हैं जब विस्फोट होता है, जिसमें स्कोरिया है, मटर के दाने के समान आपका होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आइए इसमें हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। देखिए इसमें पूछा जा रहा है विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन का संबंध किससे है? ये आपको इन चारों में से बताना है। तो ग्रांड कैनियन का संबंध जो है कोलोराडो नदी से है। गार्ज और कैनियन जैसी आकृतियां आपको नदी के द्वारा बनते हुए दिखती हैं, तो जिसमें यहाँ पर ग्रांड कैनियन का संबंध जो है कोलोराडो नदी से, याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं सारे क्वेश्चन को, तो वीडियो को पॉज करके, जैसे एक क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, देन उस पॉज करिए वीडियो को, उसका आंसर देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो ऐसे भी आप देख सकते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा था। तो यहाँ पर 2004 के अंतर्गत जो है हिंद महासागर में भूकंप के द्वारा जो है एक सुनामी आई थी, और उस सुनामी में जो है यहाँ पर बहुत ऐसे भाग थे जो आपके मतलब भारत के ही बात, अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है वो भी आपका डूब गया था, और इसके साथ ही साथ जो है बहुत जन धन की हानि हुई थी। इसमें बोला जा रहा है 50 लाख से अधिक लोगों की मौत यहाँ पर हो गई थी इस सुनामी के अंतर्गत। देखिए सुनामी उत्पन्न अपने से नहीं होता, सुनामी उत्पन्न होने के यानी सुनामी आने के जो मेन सोर्स है या मेन फैक्टर है उसमें आपके भूकंप हो गए हैं। जैसे समुद्र के अंदर कोई भूकंप आएगा तो वो लहरों को गति देता है एक तरीके से अपने वेव के द्वारा, तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी को सुनामी एक तरीके से कहते हैं। और ज्वालामुखी कारण भी है, यानी समुद्र के अंदर भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं और जब उनमें विस्फोट होता है तो सुनामी जैसी स्थिति आपको देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो तटवर्ती क्षेत्र हैं समुद्र के किनारे बसे हुए, वहाँ पर आपको काफ़ी जन धन की हानि देखने को मिलती है। देखिए अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर हम देखते हैं इसको। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित करने वाला विद्वान कौन सा है, तो इनको हम तेजी के साथ देखेंगे। तो ज्वारीय परिकल्पना जो है आपका यहाँ पर जेम्स जीन्स और जेफरीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत निर्माणकारी हलचलों से सबसे पुरानी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर वो है आपका प्री कैम्ब्रियन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत निर्माणकारी हलचलों में सबसे पुरानी आपकी प्री कैम्ब्रियन है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोरैन का जमाव होता है
आपको बताना है कि मोरैन का जमाव किनके द्वारा होता है, नदी, पवन, ग्लेशियर या महासागरों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ग्लेशियर के द्वारा जो है मोरैन का जमाव होता है। किसी प्रश्न को लेकर देखिए अगर आपको शंका या दुविधा हो कि इसका आंसर गलत है या सही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताने का प्रयास जरूर करिएगा, लेकिन मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी प्रश्नों का उत्तर गलत ना हो। बाकी होता है तो आप जरूर एक बार अवेयर मुझे कमेंट बॉक्स में करा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोसा मैग्ना है। फोसा मैग्ना क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे ऐसे टर्म है जिसको आपने पहले सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं तो हम सोचते हैं कहाँ से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दरार घाटी। फोसा मैग्ना जो है एक दरार घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ऋतु अपक्षय का सर्वोत्तम साधन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका उष्ण और आर्द्र। ऋतु अपक्षय का सर्वोत्तम साधन जो है उष्ण और आर्द्रता यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 यानी 80 है। महाद्वीपों और पठारों का निर्माण किस संचलन से होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऊर्ध्वाधर संचलन के द्वारा जो है महाद्वीपों और पठारों का यहाँ पर निर्माण आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि पर्वत और घाटियां जो है किस संचलन से बनती हैं, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है क्षैतिज संचलन के द्वारा जो है पर्वत और घाटियां होती हैं। यानी इस तरीके से आप देखते हैं कि दो प्लेटें आपस में जैसे इस तरीके से आपका अभिसरण वाली गति होती है तो प्लेटें आपस में टकराती हैं। जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे पहाड़ों की तरह उठ जाती हैं और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है यानी घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ ऐसे निक्षेपित हो जाती हैं। तो इस तरीके से पर्वत का निर्माण आपका हो जाता है। तो इसी तरीके से फोल्डेड माउंटेन होगा तो ये बीच में आपकी घाटियाँ हो जाती हैं और ऊपर ऊपर ये पर्वत आपका हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है आपका अग्निवलय किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत परिमेखला जो है ये एक ऐसी मेखला आपकी है कि जहाँ पर इस तरीके से ज़्यादातर जो है ज्वालामुखी क्रिया आपको देखने को मिलता है। यानी कि वो प्लेट मार्जिंग वाली जगह है जहाँ पे दो प्लेटें आपकी अभिसरित होती हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पृथ्वी के किस भाग में भूकंप आना आम बात है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्वी एशियाई जो क्षेत्र है जैसे जिसमें जापान आपका आता है वहाँ पर आपको वर्ष में कम से कम 1300 भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लगभग मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ बहुत बड़े झटके होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे झटके होते हैं जो सामान्य जो है वहाँ पर लोग उसके साथ जो है पूरी तरीके से ढल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्याला के नाम से इसे जाना जाता है। आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो झील का निर्माण होता है आंतरिक नदियों के द्वारा वो प्याला कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीडीएस में पूछा गया लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है तो याद रखना स्ट्रोम्बोली को जो है यहाँ पर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और भूमध्य सागर और जो आपका लाल सागर है उसको कौन सी नहर जोड़ती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए इसमें पूछा जा रहा है ये सूची 1 और सूची 2 यानी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो किस प्रकार के पर्वत जो है किस प्रकार की प्रक्रिया से यहाँ पर बने हैं या किस तरह के हैं उसके साथ आपको मिलाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अरावली आपका दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि अरावली जो है एक अवशिष्ट पर्वत है और यहाँ पर दूसरा दिया गया है ब्लैक फॉरेस्ट, वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर 4 के साथ मिल जाएगा। ब्लॉक पर्वत है यानी भ्रंश इस तरीके से कह सकते हैं उसके द्वारा। अब ब्लॉक माउंटेन है एक तरीके से, ब्लॉक माउंटेन ही आपको याद रखना है। माउंट कोटापेक्सी किस प्रकार का पर्वत है, तो ये जो है आपका पहले के साथ मैच कर जाएगा। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत है ये। और विंध्य पर्वत किस प्रकार का है, तो ये जो है आपका वलित पर्वत के अंतर्गत आ जाता है। और वलित पर्वत में आपका हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत है जो उच्चतम शिखर को जो है विश्व में धारण करता है अपनी श्रृंखला के अंतर्गत। और सबसे लंबी जो है पर्वतमाला कौन सी है, तो वो आपकी एंडीज है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ये भी आपको याद रखना है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कौन सी ऐसी स्थलाकृति है जो निक्षेपणात्मक क्रिया के द्वारा नहीं बनी है। एमपीपीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और भी एग्जाम में पूछा है, लेकिन एक एग्जाम में यहाँ पर मेंशन है। अगर आप खंगालोगे अलग अलग आयोग के द्वारा पूछी गई परीक्षाओं में तो आपको ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर नदी विसर्प या मियांडर जो है ये आपके निक्षेपणात्मक स्थल रूप नहीं है नदी क्रिया के द्वारा, ये अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा निर्मित आपका नदी विसर्प आपका होता है। नदी विसर्प मतलब इस तरीके से आपके ये नदियों की जब गति धीरे धीरे कम हो जाती है, अपने सेडिमेंट को वो निक्षेपित करने लगती है, तो ऐसे विसर्प तरह स्थल आकृति आपको देखने को मिलता है। ज़्यादातर मैदानी भागों में आप देखोगे तो ये आपको आकृति मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है आपका शान का पठार कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है म्यांमार में जो है आपका शान का पठार यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्ड ज्वालामुखी प्रायः पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को खींच के शब्द से और बड़ा मतलब बनाया जा सकता है। सिल्ड ज्वालामुखी जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर इस तरीके से क्वेश्चन मतलब किसी तरीके से बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। हॉट स्पॉट के ऊपर जो है यहाँ पर सिल्ड ज्वालामुखी आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। अवनमन कुंड हिमानी स्थल आकृति नहीं होती है, ये नदी के द्वारा बनाया जाता है, हिमानी के द्वारा नहीं होता है, याद रखना है आपको। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। बाकी युवाला मैंने बता रखा है आपको काष्ठ स्थल आकृति है, और स्केरी सागरी स्थल आकृति है, और जियोजेन जो है मरुस्थलीय आकृति है, ये भी आपको याद रखना है। जियोजेन हो गया, ड्राइकांटर हो गया, आपका छत्रक शिला हो गया, स्तूप हो गया, सीफ हो गया, ये सभी मरुस्थलीय स्थल आकृतियाँ। इनमें भी दो तरह की होती हैं, एक निक्षेपणात्मक होती हैं और एक अपरदनात्मक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 92 है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन और कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादातर हायर एजुकेशन के एग्जामों में, जैसे नेट की परीक्षा भूगोल विषय से संबंधित हो गई तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और पीजीटी लेवल में भी अब ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए कथन में बोला जा रहा है कि नदी उत्तर प्रौढ़ावस्था में विसर्पण करती है। कारण दिया गया है कि इस अवस्था में नदी घाटी, सपाट एवं चौड़ी होती है। अब दोनों पर आपको विचार कर लेना है और उसके बाद से ऑप्शन का यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नदी उत्तर प्रौढ़ावस्था में विसर्पण करती है, यानी जब उसकी गति मंद हो जाती है, जब कोणीय ढाल कम होता है नदी का तो वहाँ पर अपरदन कम होता है, विसर्पण ज़्यादा होता है। तो प्रौढ़ावस्था में युवा, प्रौढ़ा और वृद्धा, प्रौढ़ा में मंद हो जाता है और वृद्धा में तो एकदम ही आपका मतलब गति उसकी कम हो जाती है। वो अब जितने भी सेडिमेंट को ऊपर से युवावस्था में काट कर लेकर आई होती है नदी, उसको अपने बगल में जैसे साइड में निक्षेपित करने लगती है। उसी में आपको निक्षेपण की क्रिया में डेल्टा जैसी स्थलाकृति भी देखने को मिलता है, जिसमें पंजाकार है, चापाकार है और विभिन्न प्रकार की जो है डेल्टा देखने को मिलते हैं। और इस अवस्था में नदी घाटी सपाट एवं चौड़ी हो जाती है, यानी कि बराबर, और ये चौड़ा आपको देखने को मिलता है, यानी बहुत चौड़े एरिया में ये बहती है। और जैसे पर्वतों वाले भागों में आप देखेंगे तो नदी की आकृति चौड़ाई में कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है वहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नदी का वेग कम हो जाता है और जो भी मलबा वो लेकर आती है उसका निक्षेप जो है किनारों पर करने लगती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर मरुस्थलीय स्थल आकृतियाँ सूची 2 में दी गई हैं और देश का नाम सूची 1 में दिया गया है, तो उसके साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले मंगोलिया दिया गया है, तो मंगोलिया में कौन सी जो है आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं, तो ये आपका पहले के साथ ही मिल जाएगा। गोबी का जो मरुस्थल एक तरीके से शीत डेजर्ट आप कह सकते हैं इसको, ठंडा मरुस्थल, तो ये आपका यहाँ पर मंगोलिया में देखने को मिलता है। और इसका पार्ट्स कुछ जो है चाइना में भी आपका पड़ता है, लेकिन मंगोलिया में ये आप इसके साथ मैच कर लेंगे। भारत में जो है आपको कौन सी स्थल मतलब मरुस्थल दिखता है, थार का मरुस्थल है आपका। अर्जेंटीना में कौन सा है, तो ये जो आपका मैच हो जाएगा सी वाला, वो तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। चिली में जो है आपको आटाकामा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना था, तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी आईएएस की परीक्षा 1993 के आसपास में पूछी गई है।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का, वो है हांगहो नदी के द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? हांगहो नदी के द्वारा। ये चाइना में रिवर आपकी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 95। ये भी मिलान वाला यानी कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर सूची 1 एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 में घाटियाँ दी गई हैं अलग अलग, और ये घाटियाँ किस देश के अंदर हैं वो सूची 2 में आपका दिया गया है। तो ऐसे आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एब्रो घाटी दिया गया है, तो ये किसके साथ मैच करेगा? तो एब्रो घाटी आपको स्पेन में देखने को मिलती है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। और पो घाटी कहाँ पर है? तो पो घाटी जो है आपको यहाँ पर इटली में देखने को मिलता है। ये इटली के साथ आपका मैच हो जाएगा। और उसके बाद से ग्रेट रिफ्ट घाटी कहाँ पर मिलता है देखने को? ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो सिंपली इसको मिला लेना था। इंडिविजुअली क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है किस देश में आपका स्थित है, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। या पो घाटी किस देश में आपको मतलब स्थित है। तो इस तरीके से एक एक लाइन में भी क्वेश्चन बना सकता है ये मैचिंग के फॉर्म में। तो जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फिर से एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर 96। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब ये सूची 1 आपका दिया गया है और यहाँ पर सूची 2। तो सूची 1 में यहाँ पर नाम से दिए गए हैं अलग अलग, और वो नाम किस मतलब चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप दूसरी सूची में देख पा रहे हैं नदी घाटी, पठार, ब्रिगू क्लिफ या पर्वत। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया गया है डॉवर। तो डॉवर किसके साथ मैच हो जाएगा यहाँ पर? तो ये आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। डॉवर जो है एक प्रकार भृगु यानी कि क्लिफ आपका होता है। हडसन मोहाक किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। हडसन मोहाक एक नदी घाटी है। और किलिमंजारो किसके साथ मैच हो जाएगा? तो किलिमंजारो चौथे के साथ, ये अफ्रीका में आपका तंजानिया में पड़ता है, वहाँ की एक पर्वतमाला है। तो ये पर्वत है आपका। फिर बोलिविया किसके साथ? बोलिविया एक पठार है, तो पठार के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, और ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो एक तरफ जो है सूची 1 में यहाँ पर पर्वत, अलग अलग पर्वत दिए गए हैं, और वो किस प्रकार से बने हैं उनके जो है स्थितियाँ दी गई हैं यहाँ पर सूची 2 में। तो अल्पस जो है किसके साथ मैच हो जाएगा? तो अल्पस यहाँ पर तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। अल्पस जो है आपका एक वलित पर्वत है। वासजित किसके साथ मैच हो जाएगा? तो वासजित जो है आपका पहले के साथ, ये एक भ्रंश के द्वारा निर्मित आपका जो है पर्वत है। उसके बाद से विंध्यन किससे मिल जाएगा? तो विंध्यन जो है यहाँ पर जो है आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत। और फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित ये आपको पर्वतमाला देखने को मिलता है। अब विंध्यन जो पर्वतमाला है भारत के अंदर, ये अवशिष्ट के साथ हमने मैच किया, तो इसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कोई विकल्प बन नहीं रहा था, क्योंकि फ्यूजियामा ज्वालामुखी से ही होगा, वासजित भ्रंशों से होगा, अल्पास वलित के साथ ही आपका जाएगा देखने को मिलके। विंध्यन भी जो है एक तरीके से अवशिष्ट का मतलब पुराना आप पर्वतमाला कह सकते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे उनकी ऊंचाइयाँ कम हो रही हैं। जो अपरदनात्मक कारक होते हैं, चाहे हवा, पानी, इस तरीके से, तो उनको धीरे धीरे इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन निर्माण के हिसाब से जो है आपका भ्रंश के द्वारा पर्वत का निर्माण होता है, उसके साथ साथ ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी। और आपके फोल्ड, ये वलित पर्वत होते हैं जो, जिसमें आपके दो प्लेटें जो है आपस में टकराती हैं, और कम घनत्व वाली प्लेट नीचे की तरफ मूव कर जाती हैं और कम घनत्व वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरीके से आपके फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है यहाँ पर। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बनता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा यारडांग, जो है आपका वायु के अपर्दन के द्वारा बनता है। और निक्षेप के द्वारा अगर वायु के स्थलाकृतियों के संदर्भ में पूछा जाए तो उसमें आपका स्तूप आ जाता है, सीफ आ जाता है। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर ज़्यादातर पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है, लोयस का मैदान जो है वो निक्षेपणात्मक क्रिया के द्वारा आपका बनता है, वायु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा जा रहा है कि समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को क्या कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको गुयाट कहते हैं, याद रखना है आपको। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 100, इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये रिफ्ट घाटी का आपका उदाहरण है, ये जो आपकी डेथ वैली है, मृतक घाटी है। तो यहाँ पर जो है आज का ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करता हूँ और फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि ये प्रश्न जो है स्पेशली ज्योग्राफी विषय के छात्रों के लिए नहीं है, और उनके लिए तो फायदेमंद है, मतलब उनके लिए सब्जेक्टिव है तो फायदेमंद तो है ही, जैसा क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप अगर किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एग्जाम सब्जेक्टिव ना हो, तो जो जीके जीएस वाला पोर्शन आपका होता है, जहां पर भूगोल विषय का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप आरआरबी, एसएससी और इवन किसी भी एग्जाम यूपीएससी प्री या किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, तो उन सेक्शन में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी यूजीसी नेट के लेवल के जो छात्र हैं ज्योग्राफी विषय से संबंधित, उनकी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। वो एक बार खंगाल के पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर को देख ले। यहाँ से 10 क्वेश्चन अब तक जो मैंने 2 सेशन करा दिया कल और आज को लेकर, यहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन तो देखने को उनको मिल जाएंगे उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी का करके है। इसके साथ ही साथ उनका जो पीजीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं जो कराई जाती हैं, वहाँ पर भी वो देख लें। टीजीटी हो गया, चाहे आप वनडे एग्जाम में भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं ये सारा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, टाइप करके इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ कि ये जो कम समय में वीडियो जो 30-35 मिनट के अंदर ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करके प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता, इसीलिए मैं इस फॉर्मेट में करा रहा हूँ। मैंने स्कैन कर लिया है सारे क्वेश्चन को और उसका आंसर आपको जो है कवर करा रहा हूँ। और जिन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो उसे मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट होगा या गलत आंसर की आपको संभावना लगती है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवेयर करा दीजिएगा। आपको लगता है, आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है कि ये सेशन आपके लिए अच्छा है, तो आप एक लाइक करके यहाँ पर जो है हमें जो है उत्साहवर्धन हमारा जरूर करिएगा। इसे शेयर करिएगा हर ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ जिनको इसकी आवश्यकता हर एक छात्र को होती है कि कम समय में कुछ मुझे क्वालिटी क्वेश्चन मिल जाए, जिससे कि हम 2-4-10 नंबर एक्स्ट्रा जो स्कोर हमारा एवरेज आ रहा है उससे अच्छा कर जाएं। इसके साथ ही साथ चैनल पे आप नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।